making of a global world. Chapter The making of a global world. The making of a global world. Right, we are studying the chapter The Making Up of a Global World. Study something very important, the basic, the theme of this chapter. What was it? What was it? क्या था वो थीम, क्या था वो बेसिक जो हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा था? सिल्क रूट। हाँ, किन चीजों से ये सब सिल्क रूट वगैरह कनेक्टेड था? किन चीजों से कनेक्टेड था ये सब? ग्लोबलाइजेशन, वेरी गुड. ओके, the basic theme of, yes, very good, Priyanshu, Akansha. The basic theme of, yes, frame, it is globalization, right? Yes, Shiva, very good. Globalization. So our main theme of the chapter is globalization. Okay? तो हमने ऑलरेडी इसमें पढ़ा, कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हमने पढ़े ग्लोबलाइजेशन के. ठीक है, कई सारे हमने इसमें पॉजिटिव फैक्टर्स पढ़े. राइट, कई सारे हमने पॉजिटिव फैक्टर्स पढ़े ग्लोबलाइजेशन में. ठीक है, डिस्कवरी मतलब होता है कि कोई चीज जो पहले से एग्जिस्ट करती हो. यस यस, गुड कुलदीप. यस, प्रेम आल्सो गुड. डिस्कवर मतलब होता है कोई चीज जो पहले से एग्जिस्ट करती है. ओके, पहले से वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, हमें पता नहीं था, हमने उसको पता लगाया. दैट इज डिस्कवरी. ओके, और इन्वेंशन मतलब होता है कि कोई नई चीज बनाना. ठीक है, जैसे कि टेलीफोन, पहले तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था. ठीक है, उसे बनाया गया, ग्रामो बेल ने उसे इन्वेंट किया, हम कहेंगे. और डिस्कवरी होता है अमेरिका को डिस्कवर करना, अफ्रीका को डिस्कवर करना. वो अचानक से निकल के नहीं आई, वो वहां पे पहले से थी, पर पहले उनके बारे में कोई जानता नहीं था. फिर एक पर्सन गया पहली बार वहां पे, उसके बारे में जाना और दूसरे लोगों को बताया. सो दैट इज द डिस्कवरी. ओके, डिस्कवरी हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज का करते हैं जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, और इन्वेंशन हम करते हैं किसी न्यू चीज का. नाउ द कांसेप्ट इज क्लियर. द डिफरेंस. स्मार्टफोन इज द न्यू इनोवेशन. इन्वेंशन हुआ टेलीफोन का, उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करते गए हम लोग, और इनोवेशन निकल गया. ठीक है, कोई चीज जो पहले कोई बना गया उसमें कुछ चेंजेस कर देना, उसको एडवांस कर देना, दैट इज द इनोवेशन. ओके, ऐड करना, ऐड ऑन करना, न्यू टेक्नोलॉजी ऐड ऑन करना. ओके, सो नाउ कम बैक टू द टॉपिक. तो अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया. तो जब यूरोपियन के नेशंस को पता चला कि वहां पे बहुत सारा वेल्थ है, ठीक है, वहां अमेरिका में बहुत सारा वेल्थ है, बहुत सारा रिसोर्सेस है, जमीनों के नीचे बहुत सारी खान है, गोल्ड पड़ा है, कोल पड़ा है. ठीक है, बहुत सारे प्लांटेशन बना सकते हैं, आराम से पैसा निकाल सकते हैं. तो कई सारी कंट्रीज अमेरिका को कैप्चर करना चाहती. ठीक है, अमेरिका को भी आपको पता होगा कि पहले वो एक कॉलोनी था, बहुत जल्दी वो फ्रीडम पा लिया था, बट वो पहले भी कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की. ठीक है, तो अमेरिका को जब वो कॉन्कर करना चाहते थे तो उन्होंने कहा अब सिपाही ले जाएंगे, मारकाट होगा. ठीक है, सब लोग मरेंगे, हमारे मरेंगे, उनके तो मरेंगे मरेंगे, उससे तो कोई मतलब ही नहीं था उनको. मेनी मोर आइटम्स. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसीज इंट्रोड्यूस कराया अमेरिका. ठीक है, स्मॉल पॉक्स इंट्रोड्यूस कराया. अमेरिका में क्या इंट्रोड्यूस कराया, स्मॉल पॉक्स इंट्रोड्यूस कराया. कैसे इंट्रोड्यूस कराया, अमेरिका वालों को पता नहीं था स्मॉल पॉक्स के बारे में. उनकी जो बॉडी थी वो एक स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं डेवलप कर पाई थी. आपने पढ़ा होगा ना बायो में रेजिस्टेंस. वैक्सीनेशन क्या होता है, कोई वायरस हम इनएक्टिव मोड में या डोरमेंट मोड में ही बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप कर ले, ताकि फिर से जब वो एक्टिव
वे में जब वो जर्म्स हमारे ऊपर आए तो हमारी बॉडी रेडी हो जाए। अमेरिका में स्मॉल पॉक्स की कोई भी जानकारी नहीं थी, उनकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप नहीं की थी। Yes, antibodies particularly. Come back to history. We are not going to bio. तो अमेरिका वालों की जो बॉडी थी वो डेवलप नहीं की थी, तो यूरोपियंस ने स्मॉल पॉक्स एक बंदा भेज दिया जिसको स्मॉल पॉक्स था, बुरी तरीके से स्मॉल पॉक्स फैल गया अमेरिका में। ठीक है, तो अमेरिका का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन था वो अपने आप खत्म हो गया। ठीक है, बिना कोई हथियार उठाए, बिना कोई जंग लड़े अमेरिका का पॉपुलेशन अपने आप साफ हो गया। ओके, जिस वजह से बहुत ही आसानी से यूरोपियन नेशन ने, ब्रिटिशर्स ने अमेरिका को कैप्चर कर लिया। ठीक है, अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना लिया। ट्रेड के बारे में तो आपको पता ही है, ट्रेड होता था बाकी नेशंस में, ग्लोबलाइजेशन ने सारे दरवाजे खोल दिए। ठीक है, ट्रेड इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो हम ऑलरेडी सेल्फ ग्रुप में पढ़ चुके हैं। ट्रेड सारे दरवाजे खोल दिए। सिर्फ चीजों का ही नहीं ट्रेड होता था, बल्कि स्लेव्स का भी ट्रेड होता था, लोगों का भी ट्रेड होता था। अफ्रीका में से, सेंट्रल एशिया में से जो लोग होते थे उनको बंदी बना के लाया जाता था और उनको यूरोपियंस आपस में ट्रेड करते थे। ठीक है, अपने कंट्री में ले जाते थे और उनका ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, तो यूरोपियंस ने जो है बहुत बड़ा ट्रेड मार्केट खोल दिया, ना ही सिर्फ गुड्स का बल्कि स्लेव्स का भी। ठीक है, so this was the your introduction about the globalization, the main concept of the globalization. अब हम आ जाते हैं 19th सेंचुरी की ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ठीक है, 19th सेंचुरी की ग्लोबलाइजेशन के बारे में मतलब कि पर्टिकुलरली हमारा टाइम पीरियड बिटवीन द इयर्स 1815 टू 1914। पर्टिकुलरली हमारा टाइम पीरियड 1815 टू 1914। ठीक है, कब हम आए हैं अब? अभी तो हमने स्टार्टिंग पढ़ा ग्लोबलाइजेशन का, 16th सेंचुरी, 15th सेंचुरी से स्टार्टिंग, 15, 16, 17, 18 कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या छोटी छोटी चीजें स्टार्ट हुई, कैसे ओपन हुआ, दरवाजे कैसे ओपन हुए ग्लोबलाइजेशन के। अब हम आ जाते हैं हमारे 19th सेंचुरी की ग्लोबलाइजेशन पे, जब ग्लोबलाइजेशन ऑलरेडी काफी हाइट पे पहुंच चुका था। उसने अपना पूरा जो है पैर पसार लिए थे पूरे नेशंस पे। ठीक है, बड़े आसानी से सारे नेशन इस ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में एंगेज हो चुके थे और अपना जो भी है ट्रेड है और जो भी चीजें थी वो चल रही। ओके, वेयर आर वी ऑन द 19th सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन। 19th सेंचुरी की ग्लोबलाइजेशन पे तीन चीजें थी जो बहुत ही ज्यादा पीक पे थी, अपने हाईएस्ट पोजीशन पे थी। कौन कौन सी तीन चीजें थी? फ्लो से रिलेटेड, ठीक है, बहाव से रिलेटेड थी, मतलब कि इनफ्लो आउटफ्लो, आना जाना दोनों लगा हुआ। ठीक है, 19th सेंचुरी में तीन तरीके के फ्लो कौन कौन से थे? ठीक है, फ्लो थे। ओके, तीन तरीके के फ्लो थे। फ्लो ऑफ ट्रेड और गुड्स, लेबर। ठीक है, थर्ड थिंग वाज फ्लो ऑफ कैपिटल। पे योर अटेंशन, 19th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन के तीन इंपॉर्टेंट फ्लोस थे, फ्लो ऑफ गुड्स और ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर और फ्लो ऑफ, फ्लो तीन तरीके थे, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ लेबर और फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्लो ऑफ गुड्स में क्या होता था? गुड्स मतलब आप नाम से ही जान सकते हो, चीजें इधर उधर ट्रेड होती है। ग्लोबलाइजेशन की पार्ट हुआ ना कि गुड्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आते हैं। Supply the goods, yes, supply the goods, the demand of goods, okay. Product supply, yes. Next thing was flow of labor. Flow of labor क्या होता है? लेबर, हाँ, लेबर जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाए जाते थे काम कराने के लिए, माइंस में काम कराने के लिए, प्लांटेशंस में काम कराने के लिए। ओके, कुछ अपनी मर्जी से जाते थे काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कुछ को जबरदस्ती भी किया जाता था, जैसे कि स्लेव्स ले जाया जाता था, इंडेंचर लेबर ले जाया जाता था। ठीक है, और तीसरा था फ्लो ऑफ कैपिटल। जब ट्रेड हो रहा है तो पैसा भी तो इधर से उधर जा रहा है, एक कंट्री खरीद रही है, एक कंट्री बेच रही है ना, तो कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा, मनी,
ठीक है, फ्लो ऑफ कैपिटल भी इधर से उधर हो रहा है। कौन से 3 फ्लोज थे 19th सेंचुरी में? कौन से 3 फ्लोज थे 19th सेंचुरी में? टेल मी। ट्रेड, लेबर, कैपिटल। ट्रेड, लेबर एंड कैपिटल, ये 3 इंपॉर्टेंट फ्लोज थे। देख सकते हैं कि इतना कुछ हो रहा था, इतना अच्छे से फ्लो वगैरह चल रहा था, ग्लोबलाइजेशन इतना अच्छे से चल रहा था, तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो भी डेवलप कर रही थी। हर कंट्री की इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर रही थी, क्योंकि कंट्रीज अपने आप को ट्रेड में एंगेज कर ले रही थी, उनके पास जो भी चीजें थे उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके पैसे कमा ले रही थी। जो चीज उनके पास सबसे ज्यादा कि जिस कंट्री की इकोनॉमी में डेवलप किया वो था ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन की इकोनॉमी ने बहुत ज्यादा डेवलप किया। सबसे ज्यादा जिस कंट्री की इकोनॉमी में डेवलप किया दैट वाज ब्रिटेन। वो अपने रिसोर्सेज बाकी कंट्रीज से निकाल लेता था, बाकी कंट्रीज को वो अपनी कॉलोनी बना लेता था, और जितने भी वो रिसोर्सेज होते थे वो बाकी कंट्रीज से निकाल लेता था। ब्रिटेन जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप कर रहा था, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज को बाकी कंट्री से अपनी कॉलोनी से निकाल लेता था और उसे वर्ल्ड मार्केट में ट्रेड करता था बड़े आराम से। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी डेवलप कर रही थी वो कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। पर उसे अपनी कॉलोनीज में काम करवाने के लिए लेबर्स भी चाहिए थे। अमेरिका में जो कॉलोनी था, इंडिया हमारी कॉलोनी थी, वहां पे काम करने के लिए लेबर्स भी चाहिए, है ना? तो कुछ तो लेबर्स उसी कंट्री में अवेलेबल होते थे, पर जिस वास्ट स्केल पे वो अपना डेवलपमेंट किए जा रहा था, उतने वास्ट स्केल पे उसको लेबर्स अवेलेबल नहीं होते थे। ठीक है, तो वो क्या करता था? वो स्लेव्स खरीदता था बाकी कंट्री से, जो अंडर डेवलप कंट्रीज थी, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, वहां से क्या करता था? स्लेव खरीदता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्रिटेन है वो अपनी इकोनॉमी को वर्क करा रहा था। वो स्लेव खरीदता था अपने प्लांटेशन और माइंस में काम कराने के लिए, वहां से जो प्रोडक्ट मिलता था प्लांटेशन माइंस, उसको वर्ल्ड मार्केट में बेचता था और वहां से खूब सारा पैसा कमाता था। ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच? 19th सेंचुरी को हम लोग पढ़ रहे थे। 19th सेंचुरी 3 फ्लो से स्टार्ट हुई, जो अपने बेस्ट पोजीशन पे थे। फ्लो ऑफ ट्रेड मतलब कि गुड्स, फ्लो ऑफ लेबर मतलब कि मजदूर वगैरह, और फ्लो ऑफ कैपिटल मतलब कि पैसा। ठीक है, 19th सेंचुरी में जो इन चीजों का बेस्ट यूज करके बेस्ट इकोनॉमी निकल के आई वो थी ब्रिटेन की इकोनॉमी। ठीक है, वो थी ब्रिटेन की इकोनॉमी। अब ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी कैसे चलाता था? वो कैसे चलाता था ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी? वो अपनी कॉलोनीज पे जाके उनके रिसोर्सेस को यूज करता था, एक्सप्लॉइट करता था, वहां प्लांटेशन बनाता था, वहां माइंस बनाता था, और उससे जो भी प्रोडक्ट मिलता था उसको अपने नाम से वर्ल्ड मार्केट में बेचता था और खूब सारे पैसे कमाता था। ओके, अंडरस्टूड? ब्रिटेन माइंस मतलब कि जो वो करते हैं खनन, खनन करते हैं ना, कोयला निकालते हैं, डायमंड निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं जमीन के अंदर से, दैट इज द माइन। माइंस बनाता था और वहां पे जो भी उसको रिसोर्सेज मिलते थे उसे ले जाके वो वर्ल्ड मार्केट में बेचता था, और बड़े आराम से वो जो है अपनी इकोनॉमी चलाता था। पर ब्रिटेन की पॉपुलेशन भी बहुत हाई स्केल पे बढ़ रही थी। ठीक है, 19th सेंचुरी में ब्रिटेन की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, जिसके लिए वो अकेले सफिशिएंट नहीं था। अकेले अपने लार्ज पॉपुलेशन की नीड्स को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, अपने पॉपुलेशन को खाना नहीं दे पा रहा था। इसलिए बाकी जो कंट्रीज थी, आसपास की कंट्रीज, उन्होंने ब्रिटेन की हेल्प मतलब क्या की? उन्होंने अपना बिजनेस भी चलाया और हेल्प भी कर दी। उन्होंने ब्रिटेन को एग्रीकल्चर सप्लाई दिया। ठीक है, गेहूं चावल दिया बाकी कंट्रीज ने, और उसके बदले उनको ब्रिटेन से पैसा मिला, है ना? तो बाकी कंट्रीज भी खुश और ब्रिटेन भी खुश। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे थे, उनको एग्रीकल्चर लैंड में डेवलप किया जा रहा था, ताकि ब्रिटेन को सप्लाई किया जा सके। ठीक है, ब्रिटेन को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सप्लाई किए जा सके और ब्रिटेन के लोग अच्छे से खा पी के चले। ठीक है, समझ गए? पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे थे, जहाँ पे वो कंट्रीज वाले कल्टीवेशन करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, फिर उससे जो कुछ प्रोड्यूस होता था वो ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर देते थे, ब्रिटेन उसके बदले उनको पैसा दे देता था और ब्रिटेन को खाना मिलता था।
तरीके से हम देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका में लार्ज से लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे थे और उनको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा था 19th सेंचुरी में। ओके, लार्ज से लार्ज फॉरेस्ट को क्लियर किए जा रहे थे, उनको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा था और ब्रिटेन की इकोनॉमी चल रही थी और उसे फूड सप्लाई किया जा रहा था। बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे थे इसी टाइम, हर प्लेस से एक प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेट कर रहे थे, क्योंकि देखो ना इतना सारी अपॉर्चुनिटीज है, हर जगह फॉरेस्ट क्लियर हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड में डेवलप हो रहा है, एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है तो इंडस्ट्रीज भी डेवलप होगी। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेट कर रहे थे। तो हम ऑलरेडी देख लिए कि ट्रेड ऑफ गुड कैसे होता था और ट्रेड ऑफ लेबर भी कैसे होता था। लेबर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे जाते थे, कैसे फ्लो होता था, कैसे माइग्रेट करते थे। दो चीजें क्लियर हो गई ना। हमने एग्जांपल से पढ़ लिया कैसे होता था ट्रेड और कैसे होता था लेबर। अब इन्हीं चीज को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए होता था। ठीक है, अपने कॉलोनीज को चलाने के लिए, अपने माइंस को चलाने के लिए पहले बनाना तो पड़ेगा माइन, पहले प्लांटेशन तो बनाना पड़ेगा। उसके लिए ब्रिटेन पैसा भेजता था, एक कंट्री से पैसा निकालता था, इंडिया से पैसा निकाला अमेरिका भेजा, अमेरिका से पैसा निकाला इंडिया में भेजा, इस तरीके से फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा था। ठीक है, तो हमने तीनों चीज विद एन एग्जांपल पढ़ ली। ठीक है, ब्रिटेन के एग्जांपल के साथ हमने तीनों चीज पढ़ ली कि कैसे फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ कैपिटल और फ्लो ऑफ लेबर होता था। अब जब इतना कुछ फ्लो हो रहा है तो टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी धीरे धीरे, लोगों को जरूरत पड़ेगी टेक्नोलॉजी की, रेलवे लाइंस बिछने लगे ताकि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ठीक है, शिप्स के हार्बर्स डेवलप होने लगे, हार्बर्स मतलब जहाँ शिप आके रुकती है, लोडिंग अनलोडिंग होती है ना, वो और बढ़िया बनने लगे, एकदम 3D क्वालिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी के बनने लगे। ठीक है, रेलवे लाइंस अच्छी होने लगी, डेवलप होने लगी। तो हम देख सकते हैं कि ये सारी चीजों की वजह से, फ्लो की वजह से हमारा क्या भी डेवलप हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई। संदेश पहुंचाने के लिए टेलीग्राफ डेवलप हुए और टेलीग्राफ का इम्प्रूव वर्जन हम देख सकते हैं जो आज हमारे पास स्मार्टफोन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये सब भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चीजों को इधर से उधर ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, मैसेज कन्वे करने के लिए रेलवे डेवलप हुए, शिप्स डेवलप हुए, हार्बर्स डेवलप हुए, है ना, एरोप्लेन्स भी डेवलप हुए। यस, तो हम देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वो कब डेवलप हुई, वो 19th सेंचुरी में डेवलप हुई। कब डेवलप हुई टेक्नोलॉजी, 19th सेंचुरी में डेवलप हुई। टेक्नोलॉजीज जो डेवलप हुई हमारी, मीट वगैरह मीट भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, पेरिशेबल गुड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स भी ट्रांसपोर्ट करने पड़ते थे, तो वो रास्ते में खराब हो जाते थे। तो इसके लिए क्या डेवलप हुआ, रेफ्रिजरेटेड शिप्स डेवलप हुई। ठीक है, फ्रिज वाली शिप डेवलप हुई ताकि ये पेरिशेबल कमोडिटीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ओके, इसलिए रेफ्रिजरेटेड शिप्स भी डेवलप हुए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया 19th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन के, सारे फ्लोज हमने देख लिए, टेक्नोलॉजी देख लिया, ये सारे हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया 19th सेंचुरी की ग्लोबलाइजेशन में। फिर से हम अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे आ जाते हैं, फिर से वही कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री पे कब्जा कर लेना, अपनी कॉलोनी बना लेना। सबसे बड़ा जो 19th सेंचुरी में कॉन्क्वेस्ट हुआ था वो था पूरे अफ्रीका का। ठीक है, पूरे अफ्रीका का कॉन्क्वेस्ट हुआ 19th सेंचुरी। बड़े बड़े किंगडम्स ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, स्पेन ने, बेल्जियम ने, जर्मनी ने और फिर यूएसए भी फ्री हो गया 19th सेंचुरी में आते आते, और उसने अफ्रीका को आपस में बांट दिया। ऐसे समझ लो, स्केल से खींच के ऐसे से बांट दिया। ब्रिटेन ने कहा ये मेरा है, स्पेन ने कहा ये इतना हिस्सा मेरा है, बेल्जियम ने कहा ये मेरा है, जर्मनी ने कहा ये मेरा है, अमेरिका ने कहा इतना मेरा है। ठीक है, डिवाइड कर लिया ऐसे वर्टिकल लाइंस में, अफ्रीका को डिवाइड कर लिया। ठीक है, कब डिवाइड किया, इन द ईयर 1885। इन द ईयर 1885 में
बड़े बड़े पावर्स ने ये अफ्रीका को ऐसे स्केल की तरह लाइन खींच के आपस में डिवाइड कर दिया। कहाँ पे डिवाइड किया ये सब? अफ्रीका नहीं है डिवाइड करने के लिए, बर्लिन में मिले। कहाँ पे मिले? बर्लिन, कैपिटल ऑफ जर्मनी, प्रेजेंट कैपिटल ऑफ जर्मनी। बर्लिन में मिले और उन्होंने एक ट्रीटी के तहत अफ्रीका को डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये नहीं देखा कि अफ्रीका के लोग कैसे जी रहे हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनका कल्चरल डिफरेंस था, उनको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं प्रॉब्लम हो रही है, आपस में डिवाइड कर लिया, सब कर लिया। मतलब जिनकी कंट्री है उनसे पूछा भी नहीं, उनके बारे में देखा तक नहीं, उनको क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अपना अपना हिस्सा बांट लिया। स्पेन ने कहा ये मेरा है, ब्रिटेन ने कहा ये मेरा है, बेल्जियम, जर्मनी और यूएसए ने आपस में ये सारे पावर्स को बांट लिया। और ऐसे ही बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट चल रहे थे 19th सेंचुरी में। ये बिगेस्ट कॉन्क्वेस्ट था क्योंकि पूरे अफ्रीका को, पूरे इतने बड़े कॉन्टिनेंट को उन्होंने आपस में बांट दिया। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप उससे ज्यादा आप लोग के लिए फिर बोरिंग हो जाएगा। सो वी हैव स्टडीड टिल पेज नंबर 85. You need to read this much. Read this much. Okay? कोई डाउट होगा तो मुझसे डाउट सेक्शन में पूछ लेना. Complete your notes. डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग सब अपने क्वेश्चन जो है जितने भी आप बुक में ही लिख लेना, कॉपी में नहीं लिखने का मन हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, क्वेश्चन आंसर्स देख लेना एक बार, चैप्टर्स के स्टार्ट कर देना देखना उन्हें। एग्जाम में अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आपको आंसर्स पता होने चाहिए, इसलिए कॉपी बिल्कुल नहीं चेक होगी। फर्स्ट और थर्ड चैप्टर तो बिल्कुल चेक होगा, उसके बिना आप जाओगे। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में अनलॉक 4 आने वाला है, तो मेरी स्कूल ओपन हो जाए, बट अभी भी केसेस बढ़ ही रहे हैं हमारे इंडिया में। हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट नंबर पे हैं, डेली केसेस जो निकल रहे हैं, वैसे थर्ड नंबर पे हैं, पर डेली जो केसेस निकल रहे हैं उसमें हम लोग फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो सिचुएशन बहुत ही वर्स है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, डर कम हो गया है। नेक्स्ट जनरेशन, हाँ नेक्स्ट जनरेशन को कहानी सुनाना बच्चों को, कैसे कोरोना। Yes, thank you. Yes, wish you the same and read a chapter, don't forget, and we'll meet again in the doubt session. Okay, good day. Now I am ending up the class. Take care.